नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का निर्माण आईएएस के इस महामंच पर। और दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आजाद। तो आज हम जो पॉलिटी में डिस्कशन करने वाले हैं वो विषय हमारा जुड़ा हुआ है दल परिवर्तन कानून से। तो इसके संदर्भ में हमें चीजों को समझना है, जानना है और समझने का प्रयास करना है। ठीक है, तो दल परिवर्तन कानून के संदर्भ में हम एक चीज को जानते हैं और समझते हैं, वो हमें ये देखना होगा, जानना होगा कि दल परिवर्तन कानून में हमें क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, उससे पहले एक बात ये भी जान लीजिए कि इसका इंपॉर्टेंस आपके एग्जाम के लिहाज से क्या है। इंपॉर्टेंस, तो इंपॉर्टेंस में आप देखेंगे तो सबसे पहले तो आपको एक चीज ये जानने को मिलेगी कि ये प्रीलिम्स के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। प्रीलिम्स, और प्रीलिम्स में चाहे वो यूपीएससी के प्रीलिम्स की बात हो या बात हो किसी पीसीएस के प्रीलिम्स की, इवन बात हो आरओ के प्रीलिम्स की, कोई भी किसी भी प्रकार के प्रीलिम्स की बात है तो वहां पर ये कंटेंट आपका काम आएगा। आगे अगर हम बात करें मेंस के लेवल पर, तो मेंस के लेवल पर भी कंटेंट काम आएगा। और अगर हम बात कर लें कि इंटरव्यू के लेवल पर ये कंटेंट काम देगा कि नहीं देगा, तो जी हां, एकदम देगा। मेंस के लेवल पर ये जो टॉपिक काम देने वाला है आपको, वो जीएस पेपर सेकंड में, जीएस पेपर सेकंड में ये काम देने वाला है। जीएस पेपर सेकंड में कहां काम आने वाला है, तो आपने देखा होगा पॉलिटी का सेगमेंट, पॉलिटी और गवर्नेंस का जो सेगमेंट है वहां पर काम आएगा। इसके अलावा चूंकि ये इथिकल इशू है तो ये इस वजह से जीएस पेपर 4 में भी पूछा जा सकता है, इथिक्स वाले पोर्शन में या केस स्टडी वाले पोर्शन में भी पूछा जा सकता है। और उसके बाद चूंकि ये इतना ज्यादा करंट में बना रहता है, करंट अफेयर का इशू रहता है, इतना ज्यादा डिस्प्यूटेड मुद्दा है, इतना ज्यादा विवाद में बना रहता है, इसकी वजह से ये इंटरव्यू में भी पूछे जाने की प्रबल संभावना रखता है। ठीक है, आगे इस टॉपिक को जो हम पढ़ रहे हैं उसमें हम इस पूरे टॉपिक को कंप्लीट करने के लिए कुछ ये फेज हैं इसके, जिन पर हमें डिस्कशन करना है। पहला फेज है सामान्य परिचय, और सामान्य परिचय में सबसे पहले हम यही जानेंगे कि ये क्या है। सबसे पहले हम क्या जानेंगे कि ये क्या है, और उसके बाद हम जानेंगे पृष्ठभूमि, पृष्ठभूमि बैकग्राउंड इसका क्या है। ठीक है, देन फिर हम समझेंगे इसकी आवश्यकता को, इस दल बदल की हमें जरूरत क्यों पड़ी, व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस, इस बात को हम समझने का प्रयास करेंगे। फिर इसके जो मुख्य प्रावधान है उन प्रावधानों को समझेंगे। इसके अलावा फिर हम एक और बात समझेंगे और जानेंगे कि निर्हरता यानी डिस्क्वालिफिकेशन, डिस्क्वालिफिकेशन यानी निर्हरता का मुद्दा इसमें कैसे जुड़ता है, निर्हरता का मामला कैसे कैसे क्रिएट होता है, वो सारी बात जानेंगे। यानी निर्हरता के मुद्दे को जानते हुए हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि अगर कोई राजनीतिक दल का सदस्य है, राजनीतिक दल का सदस्य, तो उसके लिए निर्हरता डिस्क्वालिफिकेशन किस तरीके से हो सकती है। दूसरी बात हम ये भी जानेंगे कि अगर कोई केवल निर्दलीय सदस्य है, जिसका कोई दल नहीं है, निर्दलीय, तो उसके लिए कैसे व्यवस्था बनेगी। और तीसरा जानेंगे नाम निर्देशित सदस्य। ठीक है, ये 3 चीजें हैं जिनको आपको समझना है और जानना है। ठीक है, तो फिर इसके बाद में निर्धारण प्राधिकारी, क्योंकि डिस्क्वालिफिकेशन के लिए कोई अप्रूव या डिसाइड करने के लिए कोई अथॉरिटी होगी, तो उसको भी हम जानेंगे और फिर इन सारी बातों के बाद, चूंकि ये सब मामला किससे जुड़ा हुआ है, 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 से जुड़ा हुआ है, इसलिए फिर हम इस अधिनियम का मूल्यांकन करेंगे कि अधिनियम कितना ठीक है,
कहां कहां पर इसमें आलोचना के बिंदु बनते हैं। तत्पश्चात इस संविधान संशोधन में बाद में कुछ प्रावधान और परिवर्तित किए गए, जिन्हें हम 91वें संविधान संशोधन से पढ़ते हैं। 91वें संविधान संशोधन से जोड़े गए, तो फिर 91वां संविधान संशोधन भी पढ़ लेंगे, और उसके अंत में चलते हुए हम एमसीक्यू डिस्कस कर लेंगे। इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी एमसीक्यू हैं वो हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो मेरी बात को आप लोग समझ रहे हैं या नहीं, एक बार मुझे कमेंट करके बताइए। तो मैं जो बात आपको बताना चाह रहा हूं, आप मेरी बात को समझ रहे हैं या नहीं। ठीक है, चलिए तो फिर बातचीत करते हैं। हम सबसे पहले बातचीत करते हैं सामान्य परिचय में। सामान्य परिचय, तो सामान्य परिचय में सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि यह क्या है। ये दल परिवर्तन कानून क्या है और इसकी पृष्ठभूमि, थोड़ा थोड़ा ही चर्चा करना है हमें, लेकिन इन दोनों को जानना है। तो दल परिवर्तन कानून के संदर्भ में जब भी आपसे कोई पूछे कि ये क्या है, तो आपको एक ही बात को बताना है कि यदि कोई राजनीतिक दल का सदस्य, सामान्य है, यदि कोई राजनीतिक दल का सदस्य जिस दल से निर्वाचित होकर के आता है, जिस दल के नाम पर निर्वाचित होकर के आता है, उस दल से निर्वाचित होने के बाद उसकी सदस्यता छोड़ करके किसी दूसरे दल में शामिल हो जाता है। और ऐसा हो सकता है वो अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए कर रहा हो, ऐसा हो सकता है किसी राजनीतिक दबाव में कर रहा हो, ऐसा वो हो सकता है और किसी बाह्य कारक की वजह से कर रहा हो। लेकिन कुल मिलाकर के जिस राजनीतिक दल से वो निर्वाचित होकर के आया, उस दल को छोड़ करके वो दूसरे दल में जाना चाहता है, बस निर्वाचित हो गया। तो मामला वैसा है, आप लोग कमेंट करके बताइए। एक बीच में एसडीएम साहिबा थी, चर्चा में आई थी, उनके पति ने उनको पढ़ाने लिखाने में बहुत मेहनत की, बहुत मशक्कत की और उनको पढ़ाया लिखाया। उसके बाद जब वो एसडीएम बन गई तो उन्हें ऐसा फील आने लगा कि ये जो पति है वो मेरे काम का है नहीं ज्यादा, इसको तो साथ में ले जाती तो भी मेरी बेइज्जती होती है, तो ऐसे में इस पति को क्यों न मैं छोड़ दूं, है ना। बीच में एसडीएम साहिबा थोड़ी चर्चा में रही थी, तो आपको पता होगा। तो वो मामला आया, हालांकि वो मामला फाइनली क्या हुआ, अभी कुछ फाइनल डिसीजन उसका आया नहीं, लेकिन कुल मिलाकर के ऐसा उनका पति पत्नी के बीच संबंध था। तो जिस व्यक्ति से तुम्हारी पहचान जुड़ी थी, जिस व्यक्ति ने तुम्हें पढ़ाया लिखाया और इस काबिल बनाया कि आप आज एसडीएम हो, अगर आप उसे छोड़ देते हो तो कहीं ना कहीं ये व्यक्तिगत रूप में मुझे लगता है कि ऐसा मुद्दा है कि जिस पर सोचने की थोड़ी जरूरत है। ऐसे ही आप सोचिए, जिस दल की विचारधारा से, दल कोई भी हो सकता है, आप अज्यूम कर लीजिए कोई भी दल, बीजेपी, कांग्रेस, सपा, बसपा, कोई भी पार्टी अज्यूम करिए, उस पार्टी के आइडियोलॉजी, उस पार्टी का जो पूरा समूह है, उस पार्टी की जो नीतियां हैं, उनके आधार पर आपको जनता ने चुना। निश्चित रूप से आपका भी रोल था, लेकिन आपका रोल था, साथ में वो भी रोल था, और कलेक्टिव रोल की वजह से आप चुनाव जीते, चुनाव जीत आए। जनता ने आपको वोट क्यों दिया? कुछ जनता ने आपको वोट दिया, कुछ जनता ऐसी थी जिसने पार्टी की वजह से आपको वोट दिया, कुछ जनता ऐसी होगी जिसने आपकी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को देख करके वोट दिया। तो अब सोच करके देखिए, जिस जनता ने ये सोच करके वोट दिया और आप चुन करके पहुंचे, पहुंचते से आपने पार्टी बदल ली, तो ये तो भाई उस जनता के साथ खेला हो गया ना। जिस जनता ने उस पार्टी को सोच करके आपको वोट दिया, उस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को सोच करके वोट दिया, और आपने जाते ही पार्टी बदल ली, आपने तो स्वार्थ पूर्ति कर ली। लेकिन वो उस जनता का क्या, उस जनता का क्या जिस जनता ने आपको ये सोच करके वोट दिया था कि ये अच्छा काम करेगा क्योंकि ये इस पार्टी का मेंबर है,
इस पार्टी का नेतृत्व करता वो है, उसके नेतृत्व में ये काम करेगा, इसलिए हम वोट दे रहे हैं। मतलब जनता तो ठगी सी महसूस करेगी ना, और आप दूसरे दल में चले गए। तो इस चीज को बचाने के लिए, चूंकि भारत में लोकतंत्र है, हमें सारे काम इस चीज को ध्यान में रख करके लोकतंत्र में करने होते हैं कि अंततः जनता की भलाई हो रही है नहीं। तो ये तो जनता के साथ नुकसान था, तो इस नुकसान की भरपाई को करने के लिए ये प्रावधान संविधान में जोड़े गए हैं। एक और बात, ये संविधान में, अब पृष्ठभूमि में बात कर रहे हैं, संविधान में ये बात प्रारंभिक रूप में नहीं जोड़ी गई थी, यानी मूल संविधान में ये नहीं था। पृष्ठभूमि में देखें तो मूल संविधान में ये प्रावधान नहीं था। अगली बात जो आपको ध्यान में रखनी है कि मूल संविधान में ये नहीं था, तो फिर ये बाद में जोड़ा गया 52वें संविधान संशोधन से। 52वें संविधान संशोधन से 1985 में, 1985 में जोड़ा गया। अब जोड़ने की जरूरत क्यों पड़ी? तो देखिए, उस समय की कुछ तत्कालिक परिस्थितियां हैं। जैसे मैं आपको बता दूं, एक व्यक्ति हुए 1967 में आपने सुना होगा, हरियाणा में सुना होगा आपने, आया राम गया राम। 1967 में एक्चुअली इनका नाम था गया राम। क्या नाम था? गया राम। और गया राम ने एक दिन में ही 4-5 बार पार्टी बदल दी, एक ही दिन में 4-5 बार। यानी कांग्रेस, बीजेपी, और फिर बीजेपी से कांग्रेस, फिर कांग्रेस से बीजेपी, ऐसे पार्टियां बदलने के मामले में ये बहुत आगे निकल गए। अब आप लोग अगर नहीं सोच पा रहे हैं तो थोड़ा सा नीतीश जी के बारे में। नीतीश जी पार्टी नहीं बदलते, उनकी तो अपनी पार्टी है, पार्टी को ही लेके चले जाते हैं, किसी के साथ जुड़ जाते हैं। लेकिन सदस्य जो है गया राम जो है, कभी कांग्रेस कभी बीजेपी, कभी कांग्रेस कभी बीजेपी। तो गया राम को ये कहने लगे लोग कि गया राम मतलब गया, हमारी पार्टी से गया। और जब आया तो आया राम, आया राम गया राम, गया राम आया राम। ऐसी लोकप्रियता हुई, मतलब जनता को लगने लगा कि यार क्या ही किया जाए। हमने वोट दिया, मान लीजिए गया राम को बीजेपी में, जब गया राम बीजेपी के कैंडिडेट थे तब वोट दिया। पता लगा कि वोट लेते से ही गया राम चले गए कहां पे? कांग्रेस में। अब अगर जिन लोगों ने कांग्रेस का समझ करके वोट दिया, गया राम बीजेपी में चले गए, तो जनता के साथ तो दिक्कतें हो रही थी। और केवल गया राम नहीं, बल्कि और भी ऐसे नेतागण थे, क्योंकि ऐसा कोई प्रावधान नहीं था कि जिस पार्टी से आप चुनाव जीते हो उसी पार्टी में आपको रहना है। तो इस वजह से ये एक कारण था। ये तो कारण हम वो बता रहे हैं जो राजनीतिक दलों से जुड़े हुए लोग थे। कुछ लोग ऐसे भी थे दोस्तों के चुनाव लड़े हैं निर्दलीय, मतलब बिना किसी दल के चुनाव लड़े हैं, और निर्दलीय चुनाव लड़ने के बाद में और फिर जाकर के अपना किसी पार्टी को ज्वाइन कर लिए और पार्टी की सदस्यता ले ली उन्होंने। तो ये भी जनता के साथ खेला। एक बात सोच करके देखिए कि यदि आप मतदाता हैं, इमेजिन कीजिए आप मतदाता हैं, आपका जो चुनावी क्षेत्र है, चुनाव क्षेत्र है आपका, यहां पर 4 प्रत्याशी खड़े हुए। कितने? 4, 1, 2, 3 और 4। ये एक प्रत्याशी मान लीजिए बीजेपी का है, एक प्रत्याशी आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस का है, एक प्रत्याशी सपा का है, और चौथा प्रत्याशी जो है ये निर्दलीय है, निर्दलीय। अब यदि आपने बीजेपी वाले कैंडिडेट को वोट नहीं दिया, आपने कांग्रेस वाले को वोट नहीं दिया, आपने समाजवादी पार्टी वाले को भी वोट नहीं दिया, आपने वोट किसको दिया? निर्दलीय को। और यदि निर्दलीय को वोट दिया आपने और निर्दलीय जो चुनाव जीत गया, तो निर्दलीय के चुनाव जीतने में यह भी तो निहित है, निर्दलीय को वोट देने में यह भी तो निहित है कि आपको बीजेपी, कांग्रेस, सपा का कैंडिडेट पसंद ही नहीं था, यह पार्टी आपको पसंद नहीं थी, इस वजह से आपने इसको वोट नहीं दिया। अब इस वजह से आपने वोट नहीं दिया, निर्दलीय ने क्या किया कि चुनाव जीता, जीतने के बाद एकदम दन दनाते हुए उसने इंडियन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन कर ली, उसने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली।
तो ये तो फिर आपके साथ खेला हो गया। भाई आपने किसी भी दल को पसंद नहीं किया, इसलिए निर्दलीय को दिया, और निर्दलीय जो है वो किसी दल में मिल गया। यानी आपकी पसंद थी रंगहीनता, किसी भी तरह का रंग ना हो दोस्तों, आपको तो वही रंग पसंद था, लेकिन रंगहीनता जो थी वो लाल रंग से मिल गई। तो अब आपकी पसंद के हिसाब से काम रहा कि नहीं? तो आपकी पसंद का तो नहीं रहा, आपको तो रंगहीनता पसंद थी ना, जो रंग हो ही ना। ऐसे ही निर्दलीय का मसला है, जो किसी दल से जुड़ान हो, आपके मन में हो सकता है आपके क्षेत्र में जो दलीय राजनीति चल रही है उसके प्रति नकारात्मक एटीट्यूड हो, और इस वजह से लोगों को चुना और वो चला गया। तो ऐसा भी होने लगा, लोग निर्दलीय होकर के चुनाव लड़ते, क्योंकि कोई दल टिकट नहीं दे रहा, निर्दलीय लड़ गए, चुनाव जीत गए, फिर पार्टी में चले गए। तो एक ये भी दिक्कत होने लगी। एक सदस्य होते हैं नाम निर्देशित, जैसे अभी एक संविधान में प्रावधान हुआ करता था, खत्म कर दिया उसको, एंग्लो इंडियन। दूसरा प्रावधान राज्यसभा में 12 सदस्यों वाला, 12 सदस्य, राज्य की विधान परिषद में 1/6 सदस्यों वाला। तो ये वो सदस्य हैं जो नॉमिनेटेड हैं, ये वो सदस्य हैं जो मनोनीत हैं। अब मनोनीत सदस्य 6 महीने के बाद अगर किसी पार्टी को ज्वाइन कर लेता है 6 महीने के बाद, तो इसका मतलब यह भी है कि उसकी भी जो मंशा है उस पर सवाल खड़े किए जा सकते हैं। मान लीजिए नॉमिनेट होकर के आया, 6 महीने में ही अगर वो ज्वाइन कर लिया तो कोई बात नहीं है, लेकिन 6 महीने के बाद कर रहा है नाम निर्देशित सदस्य, तो वो भी दिक्कत है। इसलिए कह दिया गया कि भाई कुछ न कुछ व्यवस्था बनाई जाए जिससे ये रोक लगे। तो इन सब वजहों से, इन सब पृष्ठभूमि में हम अब कह सकते हैं कि हम सामान्य परिचय के बाद अब आ गए जरूरत पर, और ये जरूरत आप समझ गए हैं पृष्ठभूमि से जुड़ी हुई है कि क्यों हमें ये सब करना पड़ा। तो इस आवश्यकता की पूर्ति के लिए हमने संविधान में 52वां संशोधन किया। 52वां संशोधन, 52वां संशोधन किया 1985 में, और 52वां संशोधन करके हमने संविधान में 10th शेड्यूल को ऐड किया। आपको पता है मूल संविधान में शेड्यूल कितने थे? मूल संविधान में 8 अनुसूचियां हुआ करती थी हमारे मुख्य संविधान में। मूल संविधान में 9वीं अनुसूची जो जोड़ी गई वो पहले संविधान संशोधन से जोड़ी गई 1951 में। ये सब आपको पता होना चाहिए। इसमें 9वीं अनुसूची को जोड़ करके पहले संविधान संशोधन से जो लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड लॉज थे उनको इसमें शामिल कर दिया। फिर 10वीं अनुसूची जोड़ी गई 1985 में 52वें संविधान संशोधन से, और 10वीं अनुसूची में प्रावधान किए गए, 10वीं अनुसूची में प्रावधान किए गए दल परिवर्तन से संबंधित। अगर कोई दल परिवर्तन करता है तो दल परिवर्तन करने की स्थिति में किसमें कोई व्यक्ति डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, किसमें नहीं होगा। निर्हरता, दल परिवर्तन नहीं माना जाएगा और दल परिवर्तन माना जाएगा। इसके संबंध में प्रावधान हमें देखने को मिले 10वीं अनुसूची में, यह बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब 10वीं अनुसूची के अलावा आपको यह भी ध्यान रखना है कि फिर इसमें एक और संविधान में संशोधन हुआ जिसे हम 91वां संविधान संशोधन कहते हैं। यह 2003 में होता है, इसको भी आप जान लीजिए। 91वां संविधान संशोधन, 91st 91वां संशोधन ये होता है, लेकिन इसको हम पढ़ेंगे आगे। तो ठीक है, अब चलते हैं और आगे हम पढ़ने का प्रयास करते हैं। 52वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा सांसदों और विधायकों, यानी ध्यान दीजिए एमपी एमएलए द्वारा राजनीतिक दल
छोड़कर दूसरे दल में परिवर्तन के आधार पर निर्हरता के बारे में यहां प्रावधान दिए गए, डिस्क्वालिफिकेशन बताई गई है। इसके लिए संविधान में 4 अनुच्छेदों, कितने, 4 आर्टिकल्स, 4 अनुच्छेदों में चेंजेस किए गए तथा संविधान में एक नई अनुसूची जो मैं आपको बता चुका हूं 10वीं, वो जोड़ी गई। इस अधिनियम को सामान्यतः दल बदल कानून के नाम से जाना जाता है। जो हम बात कर रहे हैं 10वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिससे संशोधन का नाम था 52वां संशोधन अधिनियम। तो इस 52वें संशोधन अधिनियम से जो प्रावधान हुआ वो दल बदल कानून के संबंध में हुआ, ठीक है। बाद में 91वां संशोधन होता है 2003 में। आगे बात करें अगर हम, तो 10वीं अनुसूची में दल परिवर्तन के आधार पर सांसद विधायकों की निर्भरता से संबंधित जो उपबंध हैं वो निम्नानुसार हैं। अब आपको यहां एक एक बात को समझना होगा। जैसे हमने पहली हेडिंग एक हेडिंग यहां लगाई थी, निर्हरता से संबंधित प्रावधान, निर्हरता, डिस्क्वालिफिकेशन। तो अब हम जानते हैं निर्हरता के बारे में कि संविधान में निर्हरता, डिस्क्वालिफिकेशन राजनीतिक दलों की कैसे हो सकती है, निर्दलीयों की कैसे हो सकती है, नाम निर्देशित सदस्यों की कैसे हो सकती है, ठीक है। तो समझिए, राजनीतिक दल के सदस्यों के लिए किसी सदन का सदस्य जो किसी राजनीतिक दल का सदस्य है, उस सदन की सदस्यता के निर्भर माना जाएगा यदि वह स्वेच्छा से ऐसे राजनीतिक दल की सदस्यता छोड़ देता है। प्यार से समझिए, पहले ये लैंग्वेज कॉम्प्लेक्स है। अगर किसी राजनीतिक दल के बेस पर कोई व्यक्ति चुनाव जीत करके आता है, चाहे वो चुनाव जीत करके आता है केंद्र के स्तर पर वो एमपी है या राज्य के स्तर पर वो विधायक है, चुनाव जीत करके आता है किसी दल के आधार पर, और फिर चुनाव जीत जाने के बाद उस दल की सदस्यता छोड़ देता है। क्या कर देता है? उस दल की सदस्यता छोड़ देता है। तो उस व्यक्ति के ऊपर यह कानून लागू होगा और उसकी सदन की सदस्यता, पार्टी का तो छोड़ ही दिया उसने, अब उसके सदन की सदस्यता से भी बर्खास्त कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। यदि वो उस सदन में अपने राजनीतिक दल के निर्देशों के विपरीत मत देता है या मतदान में अनुपस्थित रहता है या राजनीतिक दल से उसमें 15 दिनों के भीतर समाधान नहीं पाया। देखिए समझिए, राजनीतिक दल से जुड़ा व्यक्ति एक तो इस कंडीशन में डिस्क्वालीफाई हो सकता है कि उसने कोई दूसरा राजनीतिक दल स्वीकार कर लिया अपने राजनीतिक दल को छोड़ करके। दूसरा मामला यह बन सकता है कि हर एक पार्टी की तरफ से व्हिप जारी की जाती है। व्हिप को हिंदी में सचेतक बोलते हैं। व्हिप नाम से एक व्यक्ति भी सदन में होता है और व्हिप नाम से एक निर्देश भी जारी किया जाता है। तो जब व्हिप जारी कर दी जाएगी, व्हिप जारी करने का मतलब ऐसा होता है, जैसे समझिए आपने अपने घर में किसी बड़े सदस्य की बात मानी और कहा कि अब मैं आपकी इस बात का पालन करूंगा, नहीं करूंगा तो आप मुझे इसके लिए फिर डांट सकते हैं, ऐसा आपने कहा। तो परिवार के सदस्य ने कहा ठीक है, तो आप उसकी बात का पालन कर रहे हैं। लेकिन कभी ऐसा हुआ कि जब आपने उनकी बात का पालन नहीं किया तो वो डांटेंगे आपको, जाहिर सी बात है। ऐसे ही राजनीतिक दल के जितने सदस्य हैं जो चुन करके जाते हैं, उनके साथ में यह बातचीत हो जाती है कि आपको व्हिप के अनुसार ही वोट करना है, व्हिप के अनुसार ही आपको बातचीत करनी है, व्हिप से खिलाफ नहीं जाना है। तो जो व्हिप है यानी जो निर्देश है, उस निर्देश का अगर पार्टी के का पालन नहीं किया किसी संसद के सदस्य ने या विधानमंडल, राज्य के विधानमंडल के सदस्य ने, तो ऐसी स्थिति में उसके साथ ये हो सकता है कि उसके ऊपर दल बदल कानून लग जाए और दल बदल कानून के आधार पर उसकी सदस्यता चली जाए। या दोनों ही स्थितियों में, जैसे उसने मान लीजिए दल की सदस्यता छोड़ के दूसरा दल ज्वाइन किया, या उसने व्हिप के अगेंस्ट जाकर के काम किया, मतलब वोटिंग की जरूरत थी उस समय वो एब्सेंट हो गया जानबूझ के, या वोट खिलाफ कर दिया, तो ऐसी दोनों ही स्थितियों में उसने गलत तो किया है। लेकिन 15 दिन के भीतर जैसे भी करके उसने अपने राजनीतिक दल जिससे वो जुड़ा हुआ था पहले,
उस राजनीतिक दल से क्षमा याचना की और कहा कि भाई मुझे थोड़ा सा क्षमादान दे दीजिए आप, और इसको लिखित में दे दीजिए। अगर राजनीतिक दल उसे 15 दिन के भीतर इस कार्य के लिए क्षमादान दे देता है तो उसके ऊपर यह दल बदल का कानून लागू नहीं होगा। ठीक है भाई, चलिए। उपरोक्त उपबंधों से स्पष्ट है कि कोई सदस्य जो किसी दल के टिकट पर चुना गया है उसे उस दल का सदस्य बने रहना चाहिए तथा दल के निर्देशों का पालन करना चाहिए। यही बात तो निकल करके आ रही है। जब आपको दल बदल पर कभी उत्तर लिखने की जरूरत पड़े तो आप ऐसे यहां से शुरू कर दीजिए कि दल बदल कानून को लाने के मूल में जो वजह है वो ये है कि कोई सदस्य किसी दल के टिकट पर चुना गया है तो उसे उस दल का सदस्य ही रहना चाहिए जब तक उसका कार्यकाल है। तत्पश्चात उसे एक चीज का और ध्यान रखना चाहिए कि वो दल के निर्देशों के अनुरूप ही अपने कार्यों का निर्वहन करे। ठीक है, इतनी बात है। तो ये जो बात हम कर रहे थे निरर्हता डिस्क्वालिफिकेशन की, ये पूरी बात हमने की राजनीतिक पार्टी के सदस्य के रूप में कोई व्यक्ति चुना गया है उसके लिए। लेकिन कुछ लोग चुने जाते हैं निर्दलीय, बिना किसी दल के चुनाव जीतते हैं, इनके लिए भी बात है। जो निर्दलीय सदस्य उम्मीदवार हैं और चुनाव जीत जाते हैं, सदन की सदस्यता ले लेते हैं, तो वो निर्हर हो जाएंगे, डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे यदि वह उस चुनाव के बाद किसी राजनीतिक दल की सदस्यता धारण कर लेते हैं। तो चुने गए निर्दलीय चुनाव जीतते से ही अगर वो किसी दल की सदस्यता ग्रहण कर लेते हैं तो वो भी अयोग्य माने जाएंगे, डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, सदस्यता चली जाएगी। अब तीसरे जो टाइप के सदस्य हैं वो है नाम निर्देशित सदस्य। राजनीतिक दलों वाले सदस्य हो गए, निर्दलीय सदस्य हो गए, अब नाम निर्देशित सदस्यों की बारी है। तो किसी सदन का नाम निर्देशित सदस्य उस सदन की सदस्यता के अयोग्य हो जाएगा यदि वह उस सदन में अपना स्थान ग्रहण करने के 6 माह बाद किसी राजनीतिक दल की सदस्यता ग्रहण कर लेता है। ध्यान से समझिएगा, 6 महीने बाद अप्लाई होगा इस पर। जो नाम निर्देशित है यानी जो मनोनीत है, नामित है, यह सदस्य 6 महीने बाद अगर किसी दल की सदस्यता ग्रहण करता है तब इसके ऊपर यह कानून लागू होगा। ठीक है, अब आपके जहन में चल रहा होगा कि अच्छा सर ये तो बड़ा स्ट्रिक्ट कानून है, फिर तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, मैं एक बार फिर से समझाता हूं। जैसे मान लीजिए कि अमिता जी, एक स्टूडेंट का नाम है अमिता। अब अमिता जी एक राजनीतिक पार्टी है, मैं आपको केंद्र में रख के बताता हूं। अमिता ये किसी राजनीतिक दल की सदस्य हैं। जैसे मान लीजिए ये बीजेपी की सदस्य हैं। किसकी? बीजेपी। और बीजेपी ने इन्हें टिकट दिया और ये बीजेपी के टिकट पर चुनाव जीत गए। ठीक है, बीजेपी के टिकट पर चुनाव जीत गए। चुनाव ये कौन सा जीती? तो मान लीजिए लोकसभा का चुनाव जीती। तो लोकसभा का चुनाव जीत करके कहां जाएंगे? संसद में। संसद में जाकर के बैठेंगे, प्रतिनिधित्व करेंगे। तो लोकसभा का चुनाव जीतते ही इन्होंने क्या किया कि अपनी पार्टी बदल दी। अब बीजेपी नहीं, अब इन्होंने ज्वाइन कर ली इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस इन्होंने ज्वाइन कर ली। तो अब इस बेस पर कि ये चुनाव जीती थी बीजेपी के आधार पर, ये इंडियन नेशनल कांग्रेस में चुनाव जीत के कैसे चली गई? भाई जनता ने इन्हें वोट इसलिए दिया था क्योंकि ये बीजेपी के सदस्य हैं। तो इस आधार पर इनकी जो संसद की सदस्यता है ये समाप्त कर दी जाएगी। पहली कंडीशन तो ये है। दूसरी कंडीशन ये बन सकती है कि अमिता जी के पास न तो बीजेपी की मेंबरशिप है न कांग्रेस की किसी पार्टी की मेंबरशिप नहीं है, ये बिना किसी दल के निर्दलीय चुनाव जीतती हैं। निर्दलीय, जैसे अभी आपने नाम सुना होगा भोजपुरी इंडस्ट्री के सुपरस्टार पवन सिंह चुनाव लड़े थे, है ना। भोजपुरी इंडस्ट्री में तो पवन सिंह को पावर स्टार बोला जाता है, लेकिन जो भी है पवन सिंह चुनाव लड़े, हालांकि चुनाव वो हार गए पवन सिंह। तो अगर निर्दलीय चुनाव आप जीत जाती हैं अमिता जी, जैसे आप जीत करके मान लीजिए पहुंच गई लोकसभा और आप जीतते से ही आपने कहा कि अच्छा ये तो सही बना, चलिए अब बीजेपी की मेंबरशिप ले लेते हैं
और आपने बीजेपी की मेंबरशिप ले ली, तो बीजेपी की मेंबरशिप लेते से ही आपके ऊपर यह कानून लागू हो जाएगा और आपकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी, क्योंकि आप निर्दलीय आई थी चुन के। जनता ने आपको इसलिए वोट दिया क्योंकि आप किसी पार्टी से चुनाव नहीं लड़ रही थी, आप निर्दलीय थी इसलिए। तीसरी कंडीशन ये हो सकती है कि आप चुनाव नहीं जीती हैं, आपने चुनाव लड़ाई नहीं है, आपको तो सिर्फ मनोनीत किया गया है, मनोनीत। और मनोनीत होने के 6 माह बाद, कितने 6 महीने तक तो आपने कुछ भी उठक पुठक की नहीं, 6 महीने बाद एक स्थिति उत्पन्न हुई और आपने एक दल ज्वाइन कर लिया। मान लीजिए वो दल ज्वाइन किया आपने, बीएसपी, बहुजन समाजवादी पार्टी आपने ज्वाइन कर लिया, तो ज्वाइन करते से ही आपकी फिर सदस्यता चली जाएगी कि अच्छा नाम निर्देशित थे, 6 महीने तक इंतजार करती रही, अब पार्टी बदल ली। तो इस बेस पर यह है पूरी कहानी। अब मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा व्यवहारिक स्तर पर, ठीक है, समझते हैं और आगे की बात। अब चूंकि 3 आधारों को आपने देखा, अब आपके जहन में चल रहा होगा मामला बहुत स्ट्रिक्ट हो गया, लेकिन इसके कुछ अपवाद भी हैं। इसके अपवाद क्या क्या है वो भी आप जानिए। दल परिवर्तन के आधार पर उपयुक्त अयोग्यता निम्न 2 मामलों में लागू नहीं होती। तो जो 2 मामलों में लागू नहीं होती वो क्या है, 2 अपवाद हैं। देखिए, पहला, यदि कोई सदस्य दल में टूट के कारण अपने दल से बाहर हो गया, यानी दल टूट गया, पार्टी टूट गई और पार्टी टूटने की वजह से कोई सदस्य बाहर चला गया, तो बाहर चला गया तो भाई किसी पार्टी को ज्वाइन कर ही सकता है, ऐसा क्या है। लेकिन भाई दल टूट गया, इस बात को आप प्रूव कैसे करोगे? तो ऐसे तो कोई भी जाके कह देगा। अब मान लीजिए आपने जाके कह दिया कि दल टूट गया इसलिए जो है हम पार्टी से बाहर आ गए, तो आप कैसे इसको प्रमाणित करोगे कि दल टूट गया है? दल टूट गया है इसके प्रमाणित करने के लिए एक कंडीशन है कि यदि आपके दल के टूटने के बाद 1/3 सदस्य, 1/3 सदस्य एक नए दल का गठन कर ले, तब दल टूटा हुआ माना जाएगा, अदरवाइज दल टूटा हुआ नहीं माना जाएगा। तो 1/3 सदस्यों ने मिलकर के अगर नया दल गठित कर लिया तो दल टूटा हुआ मान लिया जाएगा। और ऐसे दल टूटने पर आप चाहें तो जो नया दल गठित हुआ उसमें चले जाइए, चाहो तो पुरानी किसी पार्टी को ज्वाइन कर लीजिए, कहीं भी जा सकते हैं, आपके ऊपर दल बदल कानून नहीं लगेगा, ठीक है। लेकिन अभी इसके संदर्भ में एक 91वें संविधान संशोधन से प्रोविजन हुआ है, वो मैं आपको बताऊंगा। दूसरा अपवाद देखिए, पहले, यदि कोई सदस्य पीठासीन अधिकारी चुना जाता है, आपने देखा होगा सदन के संचालन के लिए पीठासीन अधिकारियों की नियुक्ति होती है, जो समय समय पर उस सदन के संचालन को करते रहते हैं। तो पीठासीन अधिकारी कोई चुना गया, तो पीठासीन अधिकारी जो होता है एक्चुअली अपने पद की मर्यादा को बना के रखता है, इसलिए वो दलीय राजनीति से ऊपर माना जाता है। पीठासीन अधिकारी का मामला ऐसा है, जैसे मान लीजिए सरपंच, जैसे परंपरागत रूप से पंचायत वगैरह हुआ करती थी, तो उनमें एक सरपंच का पद हुआ करता था। तो यह अपेक्षा होती थी कि सरपंच जो है तटस्थ हो, निष्पक्ष हो, न्यूट्रल हो, तभी तो वो सही से फैसला करेगा, तभी वो सबको बोलने का मौका देगा। तो जैसे सरपंच की स्थिति पहले हुआ करती थी, ठीक वैसी स्थिति पीठासीन अधिकारी की होती है, क्योंकि उसे सदन की कार्यवाही को सुचारू रूप से संचालित करवाना है। विभिन्न सदस्यों को जो अपने दल के हैं, दूसरे दल के हैं, कुछ बिना दल के हैं, सबको बोलने का अवसर देना है। सरकारी सदस्यों को बुलवाना है, गैर सरकारियों को बुलवाना है, तो सबके लिए काम करना है। इसलिए पीठासीन अधिकारी को दलीय राजनीति से ऊपर समझा जाता है। तो जब भी किसी पार्टी के सदस्य को निर्वाचित होने के बाद पीठासीन अधिकारी बनने का अवसर मिलता है, तो वो पीठासीन अधिकारी अपनी राजनीतिक पार्टी की सदस्यता को स्वेच्छा से छोड़ सकता है। ध्यान से समझिए, पीठासीन अधिकारी बना तो स्वेच्छा से छोड़ देगा और उसके ऊपर दल बदल कानून लागू नहीं होगा। दूसरी बात, जब उसे लगेगा कि पीठासीन अधिकारी नहीं रहा तो फिर से ज्वाइन भी कर लेगा वो, तो वो जा सकता है स्वेच्छा से आ सकता है पार्टी में, उसके ऊपर ये कानून लागू नहीं होगा। तो ये 2 अपवाद हैं हमारे संविधान में। लेकिन दोस्तों, जो पहला वाला अपवाद था जिसमें हम कह रहे थे कि पार्टी में टूट
और पार्टी की टूट को प्रमाणित करने के लिए हमने 1/3 सदस्यों का हमने हवाला दिया, लेकिन अब इस प्रावधान को दोस्तों हटा दिया गया है। अब ये प्रावधान 91वें संविधान संशोधन 2003 से हटा दिया गया। इसका अर्थ यह हुआ कि दल छोड़ने वालों को टूट यानी स्प्लिट के आधार पर कोई संरक्षण नहीं मिलेगा। आप जाकर के ये कहते हो कि पार्टी में टूट पड़ गई थी, इस चक्कर में छोड़ दिए थे पार्टी, ये बात नहीं मानी जाएगी। तो अब आज की डेट में अपवाद कितने हैं? एक ही अपवाद बचा है दोस्तों, वो है पीठासीन वाला। बहुत सही। अब आपके जहन में एक और बात चल रही होगी कि सर इतना ज्यादा उठक पुटक चल रही है, इतना ज्यादा चीजें कॉम्प्लेक्स होती जा रही हैं, आखिर इन्हें डिसाइड कौन करता है? भाई बीच में कोई डिसाइडिंग फैक्टर भी तो होना चाहिए, यानी यहां निर्धारण करने वाला प्राधिकारी भी तो कोई होना चाहिए। तो जी हां, समझिए, दल परिवर्तन से उत्पन्न निर्भरता, यानी आपने पार्टी चेंज की तो उसकी वजह से जो डिस्क्वालिफिकेशन से रिलेटेड जो क्वेश्चंस राइज होते हैं उनका निर्धारण करता है सदन का अध्यक्ष। कौन करेगा? अध्यक्ष करेगा। जैसे लोकसभा की बात हो रही है तो स्पीकर करेगा, विधानसभा की बात हो रही है राज्य में तो विधानसभा अध्यक्ष करेगा। समझिए, प्रारंभ में इस कानून के अनुसार अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होता था, यानी शुरुआत में जब ये जोड़ा गया 52वें संविधान संशोधन से, तो अध्यक्ष के निर्णय को फाइनल बता दिया कि अंतिम निर्णय है भैया, और इसके निर्णय की न्यायपालिका में न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकती। अर्थात जो अध्यक्ष है उसके निर्णय का जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता। अब जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता तो फिर तो आप ये कह सकते हैं कि आपने एक व्यक्ति को अत्यधिक शक्ति दे दी। कई बार ऐसा हुआ कि लोकसभा अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्षों ने अपने मनमाने ढंग से निर्णय दिए, लोग परेशान हो गए, परेशान हुए तो ये केस सुप्रीम कोर्ट में गए। तो एक केस आता है बहुत फेमस सुप्रीम कोर्ट का, जो आपको ध्यान रखना है। इस केस का नाम है क्विहोतो हलोहान। केस का नाम क्या है? क्विहोतो हलोहान। 1993 में आया। तो क्विहोतो हलोहान बाद में माननीय उच्चतम न्यायालय ने दोस्तों यह अभी निर्धारित की कि इस उपबंध में, यह जो उपबंध है दल बदल का, यह उपबंध इस आधार पर असंवैधानिक घोषित कर दिया कि यह उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर जाने का प्रयत्न है। मतलब आप उनके जुरिडिक्शन से बाहर जा रहे हो कि अध्यक्ष के फैसले का तो निर्णय नहीं किया जा सकता। गंदी बात। अपने निर्णय में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि जब अध्यक्ष 10वीं अनुसूची के आधार पर निर्भरता संबंधी किसी प्रश्न पर निर्णय देता है तो वह एक निर्भरता की तरह कार्य करेगा। जैसे डिस्क्वालिफिकेशन करनी है तो वैसे ही वो काम करेगा, न्यूट्रल होकर के। अतः किसी अन्य अधिकरण की तरह निर्णय की भी दुष्भावना या दुर्भावना, प्रतिकूलता आदि के आधार पर न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। मतलब कुल मिला के मैं आपको समझाता हूं, वो समझिए। अगर लोकसभा अध्यक्ष ने फैसला अपने सद्भाव पूर्वक किया है या दुर्भाव पूर्वक किया है, इस इंटेंशन को जांचने के लिए, इस इंटेंशन की जानकारी करने के लिए न्यायिक समीक्षा की जा सकती है, जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है ना। किंतु न्यायालय ने अध्यक्ष के निर्णय करने के अधिकार के विवाद को इस आधार पर खारिज कर दिया कि यह स्वयं में राजनीतिक रूप से किसी पक्ष में झुका हुआ है। इस केस में क्विहोतो हलोहान में। तो ध्यान रखना है आपको कि अध्यक्ष के पास यह अधिकार है कि वो निर्धारण करे कौन डिस्क्वालीफाई होगा, कौन नहीं होगा। लेकिन इसमें आंशिक रूप से मामले का जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, जिसमें यह जाना जाए कि इंटेंशन क्या था, उसकी मंशा क्या थी। ठीक है, आगे बात करते हैं नियम बनाने की शक्ति के संदर्भ में। तो किसी सदन के अध्यक्ष को 10वीं अनुसूची यानी दल बदल के संबंध में उपबंधों को प्रभावी करने के लिए नियम विनियम बनाने की पावर है, और ऐसे नियम सदन के समक्ष 30 दिन के लिए रखना जरूरी है। सदन इन नियमों को स्वीकृत कर सकता है, इनमें सुधार कर सकता है, इन्हें अस्वीकृत भी कर सकता है। इसके अलावा वह निर्देशित कर सकता है कि किसी सदस्य द्वारा ऐसे नियमों का उल्लंघन
ठीक उसी प्रकार माना जाएगा जिस प्रकार सदन के विशेषाधिकारों का उल्लंघन। तो दल बदल से संबंधित नियम बना देगा, तो उन नियमों को पालन करना पड़ेगा सबको। इन नियमों के अनुसार अध्यक्ष दल परिवर्तन को संज्ञान में तभी लेता है। अध्यक्ष क्या करता है? दल परिवर्तन को तभी संज्ञान में लेता है जब सदन के किसी सदस्य द्वारा उसे शिकायत प्राप्त हो कि भाई इसने नियमों का उल्लंघन किया है। अंतिम निर्णय से पूर्व उसे उस सदस्य को जिसके विरुद्ध शिकायत की गई है अपना पक्ष रखने का मौका भी दिया जाता है। यह अनिवार्य बात है, ठीक है। वह इस मामले को विशेषाधिकार समिति के पास जांच के लिए भेज सकता है। अतः दल परिवर्तन का कोई तत्काल और स्वयंमेव प्रभाव नहीं होता है, जो आपको ध्यान में रखना है। ठीक बात है। अब जो ये अधिनियम आया 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 में, इससे ये प्रावधान जोड़े गए जो अभी तक आप सुन रहे थे कहानी। अब इस कहानी में आपको जो जानना है वो ये कि इस परिवर्तन को जो कि इस अधिनियम के द्वारा हुआ, इसका मूल्यांकन करके देखें, इसका एवेल्युएशन करके देखें, क्या इससे फायदा हुआ, क्या इससे नुकसान हुआ। तो हमें लगता है कि आगे भविष्योन्मुखी नीतियां बनाने में बहुत सहजता और बहुत सटीकता प्राप्त हो सकती है। तो इसलिए कोशिश यह की गई कि संविधान की 10वीं अनुसूची जो कि दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है कि रूपरेखा राजनीतिक दल परिवर्तन के दोषों तथा दुष्प्रभावों जो कि पद के प्रलोभन अथवा भौतिक पदार्थ के प्रलोभन अथवा इस प्रकार के अन्य प्रलोभन से प्रेरित होती है पर रोक लगाने के लिए की गई। क्या यह रोक लगाने में सफल हुआ? इसका उद्देश्य भारतीय संसदीय लोकतंत्र को मजबूती प्रदान करना तथा असैद्धांतिक अनैतिक दल परिवर्तन पर रोक लगाना है। तात्कालिक प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने इसे सार्वजनिक जीवन में सुधारों की ओर पहला कदम बताया। 85 में राजीव गांधी थे तो उन्होंने कहा कि भाई ये जो पब्लिक लाइफ होती है उसमें रिफॉर्म के लिए पहला स्टेप है, फर्स्ट स्टेप है, राजीव गांधी ने कहा। तत्कालीन केंद्रीय विधि मंत्री ने कहा था कि यदि भारतीय लोकतंत्र की परिपक्वता तथा स्थिरता, भारतीय लोकतंत्र की मैच्योरिटी एंड स्टेबिलिटी, इफ द मैच्योरिटी एंड स्टेबिलिटी ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी कैन हैव एनी इफेक्ट, यानी परिपक्वता तथा स्थिरता का कोई प्रभाव हो सकता है, तो 52वें संशोधन विधेयक को या 52वें संशोधन विधेयक का दोनों सदनों में एक मत से स्वीकृत होना वह प्रमाण है। ये उस समय वह कानून मंत्री थे, उन्होंने ये कहा था इस संशोधन के संदर्भ में। ठीक है, इस संशोधन से जो लाभ हुए वो भी हम जान लेते हैं। देखिए, निम्न को दल उद्धृत विरोधी कानून के लाभ के रूप में उद्धृत किया गया, यानी जिनकी मानसिकता खराब है उनको इसने डिफाइन कर दिया। यह कानून विधायकों की दल बदल की प्रवृत्ति पर रोक लगाकर राजनीतिक संस्था में उच्च स्थिरता, तो पहला लाभ क्या हुआ? हाई स्टेबिलिटी क्रिएट करने का प्रयास किया गया। दूसरा, राजनीतिक दलों को दूसरे दलों में शामिल होने अथवा किसी विद्यमान दल में टूट जैसे लोकतांत्रिक तरीकों से विधायिका द्वारा पुनर्समूहन की सुविधा प्रदान करता है। यानी कहीं ना कहीं एक और बात जो हमें देखने को मिली कि अगर किसी पार्टी में टूट होती है तो टूट का मतलब यह है कि फिर सदस्य कहीं जा ही सकते हैं, भाई कहीं ना कहीं तो जाएंगे ना वो। तो अगर ऐसी होती है स्थिति तो फिर भी वो सदस्य विधायिका में जुड़ सकते हैं, उनके लिए एक अवसर है। अगली बात यह है कि ये राजनीतिक स्तर पर भ्रष्टाचार को कम करते हैं, क्योंकि आप देख लीजिए कभी भी जब दल परिवर्तन होता है तो उसके पीछे करप्शन होता है। जो भी सदस्य है वो अगर अपनी पार्टी में चुनाव जीत करके आया है फिर भी छोड़ रहा है तो कहीं ना कहीं उसका लालच जो है केंद्र में होगा, और वो लालच अधिकांश मामलों में हमें भ्रष्टाचार के रूप में दिखाई देता है। किसी को ऑफर मिल गया 2 करोड़ का, किसी को 10 करोड़ का, 20 करोड़ का, अपना रवाना हो लिए। तो ये क्या है? भ्रष्टाचार। तो कहीं ना कहीं 52वें संविधान संशोधन ने इस भ्रष्टाचार को कम करने का प्रयास किया है, ये इसकी सफलता है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। इसने विद्यमान राजनीतिक दलों को एक संवैधानिक पहचान दी है। संवैधानिक पहचान, ये बात सही है। आलोचना, यद्यपि दल विरोधी निरोधक कानून हमारे राजनीतिक जीवन की शुद्धता की तरफ पहला साहसिक कदम था तथा इसने देश के राजनीतिक जीवन में
एक नए युग का सूत्रपात किया, फिर भी इसके कार्यकलापों में कमी रही और यह दल परिवर्तन को भी नहीं रोक पाया, इसकी निम्न आधारों पर आलोचना की जाती है। क्या दल परिवर्तन रुक गया इसके आने से? नहीं रुका है। तो आलोचना यह हो रही है कि यह असहमति तथा दल परिवर्तन के बीच अंतर को नहीं बता पाया। इसने विधायिका को असहमति के अधिकार तथा स्वतंत्रता में अवरोध उत्पन्न करने के रूप में कार्य किया। अतः इसने दल की अनुशंसा के नाम पर दल के स्वामित्व अनुमति की कठोरता को आगे बढ़ाया। इसका व्यक्तिगत तथा वर्गों के दल परिवर्तन के मध्य विभेद अनुचित है। दूसरे शब्दों में इसने छिटपुट दल परिवर्तन पर रोक लगाई है, किंतु बड़े पैमाने पर जो दल परिवर्तन होते हैं उनको तो इसने कानूनी रूप दे दिया है। यह किसी विधायक द्वारा विधानमंडल के बाहर किए गए उसके कार्यकलापों हेतु उसके निष्कासन की व्यवस्था नहीं करता, बाहर कोई कुछ भी करे। इसका निर्दलीय नामनिर्देशित सदस्यों में भेदभाव अतार्किक ही है। यदि पहला किसी दल में शामिल होता है तो वो निरर्हर हो जाएगा, डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, जबकि दूसरे को इसकी अनुमति है। भाई ये क्या है? दोनों को एक जैसा करना चाहिए था। अध्यक्ष पर निर्णय करने की निर्भरता, इसकी दो आधारों पर आलोचना की जा सकती है। पहला तो संभवतः वह इस प्राधिकार का राजनीतिक बाध्यताओं के कारण उद्देश्यपूर्ण और अभेदभावपूर्ण रूप से प्रयोग ही न कर पाए। भाई वो अपने दल की तरफ झुक जाए। दूसरा, उसके पास ऐसे मामले में न्याय निर्णय हेतु विधिक ज्ञान, कानून की जानकारी तो हो। भाई अध्यक्ष कोई बना है तो उसमें निहित तो नहीं कि वो कानून का ज्ञाता होगा, लेकिन जब हम ऐसा डिसीजन लेने का अधिकार उसे दे रहे हैं तो कम से कम उसके पास कानून की जानकारी तो हो, विशेषज्ञता तो हो। और अनुभव की कमी होती है। वस्तुतः दो लोकसभा अध्यक्षों, जैसे एक रवि राय 1991 और शिवराज पाटिल 1993 ने दल परिवर्तन से संबंधित मामलों में न्याय निर्णय की अपनी उपयुक्तता पर संदेह जाहिर किया है। तो इससे हमें यह पता लगा कि यह दिक्कत है। ठीक है, अब आगे हम बात करने का प्रयास करते हैं। जब ये चीजें हुई तो 91वां संविधान संशोधन आया 2003 में, और 52वें संविधान संशोधन की पूर्ति यानी जहां जहां कमियां थी उन कमियों को भरने का प्रयास किया इसने। तो हम कह सकते हैं कि संशोधन में संशोधन करने का प्रयास जिस संशोधन ने किया है वो 91वां संशोधन है। ठीक है, 2003 में इस अधिनियम को अधिनियमित करके निम्नलिखित, इसको अधिनियमित करने के निम्नलिखित कारण है। पहला, 10वीं अनुसूची में दल बदलने के विरुद्ध कानून को सख्त बनाने की मांग अनेक हलकों से होती रही। इसका आधार यह है कि इस कानून के प्रावधान दल बदल रोकने में प्रभावी सिद्ध नहीं हुए। ठीक बात है। तो एक कारण यह था। 10वीं अनुसूची भी इस आधार पर आलोचना की गई कि यह बड़े पैमाने पर दल बदल को प्रोत्साहित करती है, जबकि व्यक्तिगत दल परिवर्तन का निषेध करती है। अगली बात, अयोग्यता से छूट संबंधी 10वीं अनुसूची के प्रावधानों की कड़ी आलोचना इसलिए भी हुई कि इसका सरकार को अस्थिर करने में बड़ी भूमिका है। अगली बात, चुनाव सुधार समिति जो दिनेश गोस्वामी समिति बनी थी, उसने 1990 की अपनी रिपोर्ट में, भारत के विधि आयोग ने भी अपनी 170वीं रिपोर्ट चुनाव कानूनों में सुधार, ये 1999 में आई थी, और संविधान की कार्य प्रणाली की समीक्षा के लिए गठित राष्ट्रीय आयोग जो 2002 में उसने रिपोर्ट दी, इन्होंने 10वीं अनुसूची के उस प्रावधान को हटाने की अनुशंसा की जिसमें दल बदल के मामले में अयोग्यता से छूट मिली है। भाई अयोग्यता से छूट क्यों दी जाए? संविधान की कार्य प्रणाली की समीक्षा के लिए जो गठित राष्ट्रीय आयोग था उसने तो यह भी कहा कि दल बदल को मंत्री पद अथवा किसी सार्वजनिक या लाभकारी राजनीतिक पद से हटाकर उसे दंडित भी किया जाना चाहिए। केवल पद से मत हटाइए, दंडित करिए। दंड तक जारी रहना चाहिए जब तक कि नए चुनाव के पश्चात नई विधायिका का गठन न हो जाए अथवा जब तक वर्तमान विधायिका का कार्यकाल पूरा न हो जाए, जिससे कि भाई जो सोच के बैठा हो कि मैं ये फायदा ले लूंगा वो न हो पाए। कुल मिला के संविधान की कार्यप्रणाली को समीक्षा के लिए गठित समिति या आयोग ने यह मत भी व्यक्त किया कि केंद्र में तथा राज्यों में बड़ी मंत्री परिषदों को गठन किया जाता रहा है, इस प्रचलन को कानून बनाकर समाप्त करना चाहिए। केंद्र अथवा राज्य सरकारों में मंत्रियों की संख्या लोकप्रिय सदन की कुल सदस्य संख्या के 10% से अधिक नहीं होनी चाहिए। ऐसा
91वां संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा मंत्रिमंडल का आकार, अब प्रावधानों की बात कर रहे हैं। यह संशोधन जो हुआ तो वजह क्या रही, अब इसके माध्यम से ये जो संशोधन हुआ 91वां, इसके माध्यम से क्या क्या प्रोविजन ऐड किए गए। तो पहला प्रावधान देखिए और समझिए, मंत्रिमंडल का आकार छोटा रखने की बात हुई। निरहक यानी डिस्क्वालिफाइड लोगों को नागरिक पद धारण करने से रोकने एवं दल परिवर्तन विरोधी कानून को सशक्त बनाने के लिए कुछ उपबंध किए गए। देखिए उपबंध क्या हुआ। पहली बात तो यह कही गई कि प्रधानमंत्री के साथ साथ पूरा मंत्रिपरिषद केवल लोकसभा जितने कुल सदस्य हैं उसका 15% से ज्यादा नहीं होगा। जैसे मान लीजिए कि लोकसभा में टोटल सदस्य 400 हैं, मानना है ये एग्जैक्ट नहीं है, लोकसभा में सदस्य कितने 400, और कुल सदस्य का 15% ही क्या बन सकते हैं, मंत्री बन सकते हैं। ठीक है, तो 40 और 20 60 व्यक्ति ही मंत्री बनेंगे 400 लोगों की लोकसभा वाले। तो प्रधानमंत्री सहित कितने 15% से ज्यादा मंत्री नहीं होंगे। यह बात 91वें संशोधन से जोड़ी गई है। ठीक है, अगली बात, संसद के किसी भी सदन का किसी भी राजनीतिक दल का ऐसा सदस्य जो दल परिवर्तन के आधार पर निरर्हक ठहराया गया है वह किसी मंत्री पद को धारण करने के भी योग्य नहीं है। यानी अगर कोई दल बदल के आधार पर संसद की सदस्यता खो देता है तो वो अब मंत्री भी नहीं रहेगा। पहले ऐसा 52वें संशोधन से प्रावधान नहीं था। तो 2 चेंज हुए। तीसरा सुनिए, मुख्यमंत्री सहित संपूर्ण मंत्रिपरिषद का आकार राज्य विधानमंडल की कुल संख्या के 15% रहेगा, जैसे लोकसभा वैसे यहां पर भी। लेकिन मुख्यमंत्री सहित संपूर्ण मंत्रिपरिषद की कुल संख्या 12 से कम नहीं होनी चाहिए। मतलब 12 सदस्य तो कम से कम होने चाहिए। अब किसी की मान लीजिए 15% जो है वो 8 बैठ रहा है, तो फिर तो उसको 12 तो कम से कम रहना चाहिए ना। ये आर्टिकल 164 में व्यवस्था है। राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन का किसी भी राजनीतिक दल का ऐसा सदस्य जो दल परिवर्तन के आधार पर निरर्हक ठहराया गया है वो राज्य में भी वैसे ही जैसे केंद्र में मंत्री नहीं बन पाएगा, मंत्री पद से भी वो चला जाएगा। संसद या राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन का किसी भी राजनीतिक दल का ऐसा सदस्य जो दल परिवर्तन के आधार पर निरर्हक ठहराया गया है वह किसी भी लाभ के राजनीतिक पद को धारण करने के लिए भी योग्य नहीं होगा। यहां लाभ के राजनीतिक पद का अभिप्राय है केंद्र सरकार या राज्य सरकार के अधीन कोई ऐसा पद जिसके लिए वेतन अन्य लाभ संबंधित सरकार द्वारा या लोक राजस्व दिए जाते हो, इसे कहेंगे लाभ का पद। किसी निकाय के अधीन कोई कार्यालय चाहे वो निगमित हो या नहीं हो जिसका स्वामित्व पूर्णतः या अंशतः केंद्र सरकार या राज्य सरकार के पास हो, जिसके लिए वेतन या अन्य लाभ इस निकाय द्वारा दिए जाते हो, तो उसके लिए भी यही बात है सेम। 10वीं अनुसूची के उपबंध दल बदल परिवर्तन विरोधी कानून विभाजन की उस दशा में लागू नहीं होंगे जब किसी दल के 1/3 सदस्य उस विभाजित धड़े में शामिल हो जाएं। यानी अब एक नया कंसेप्ट जोड़ा गया 91वें संशोधन से, जो 52वें संशोधन में आंशिक रूप से दिखाई दिया। 52वें संशोधन में लिखा था कि पार्टी की टूट, और पार्टी की टूट सत्यापित करने के लिए 1/3 सदस्यों ने अलग पार्टी बना ली हो। लेकिन 91वें संशोधन में इस चीज को बदलते हुए कहा कि नहीं, पार्टी की टूट हटाओ सब यहां से। बोले कि यहां 1/3 सदस्य अगर एक साथ पार्टी को छोड़ देते हैं, अब वो चाहे तो किसी पार्टी में शामिल हो जाए, चाहे तो नई पार्टी बना लें, चाहे तो अपना जिंदाबाद मुर्दाबाद करते रहें, उनके ऊपर ये एंटी डिफेक्शन लॉ लागू नहीं होगा। ये प्रावधान दल बदल में है लेकिन जोड़ा गया है 91वें संशोधन से। ज्यादातर बच्चे यह गलती कर जाते हैं कि इसे समझ लेते हैं 52वें संशोधन से जोड़ा गया है, जो आपको नहीं समझना है। ठीक है, चलिए आगे। इसका अभिप्राय है कि विभाजन के आधार पर निरर्हकों के लिए कोई संरक्षण हमें दिखाई नहीं देता। अब इसके आधार पर हमारे सामने कुछ दिए गए हैं क्वेश्चंस, जिनका आप चाहो तो आंसर कर सकते हो। वैसे बच्चा टाइप क्वेश्चन है तो मैं बताता चलूंगा,
जो मुझे लगेगा आपसे पूछने लायक वो आपसे पूछ लिया जाएगा। एंटी डिफेक्शन लॉ से संबंधित कौन सा संविधान में संशोधन है? तो 52वां है भाई। ठीक है, आगे निम्नलिखित संविधान संशोधन में कौन सा संसद में पक्ष परिवर्तन करने से निषिद्ध करता है? तो ये भी वही बात है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स प्रोहिबिटेड चेंज ऑफ पार्टी इन पार्लियामेंट? तो 52nd सी विल बी द करेक्ट आंसर। संविधान में जोड़ी गई 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? मिजोरम राज्य के विशेष प्रावधानों से, सिक्किम के स्तर से संबंधित शर्तों से, दल बदल के आधार पर योग्यता संबंधी प्रावधानों से, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आंसर क्या होगा? बी विल बी द करेक्ट आंसर। दल बदल विरोधी अधिनियम के अंतर्गत भारतीय संविधान में किसी सदस्य की अयोग्यता अथवा योग्यता पर निर्णय करने का अधिकार किसको प्राप्त है? सर्वोच्च न्यायालय, लोकसभा अध्यक्ष, सभापति, राज्यसभा, संयुक्त संसदीय समिति, किसको है बताइए? तो कमेंट करिए इस पर, बताइए जल्दी। 4 नंबर। मैंने आपको बताया था कि सदन का जो अध्यक्ष होगा उसे यह अधिकार मिला हुआ है, तो यहां सदन के अध्यक्ष के रूप में हम लोकसभा अध्यक्ष को ऑप्ट करेंगे। ठीक है, बी विल बी द करेक्ट आंसर। 5वां और अंतिम क्वेश्चन जो आज का है आपके सामने, सुप्रीम कोर्ट ने दल बदल कानून की किस धारा या पैरा को असंवैधानिक करार दिया? यानी 52वां संविधान संशोधन हुआ, इससे किसे असंवैधानिक करार दिया? बताइए तो जल्दी। 6वें 7वें किसी को नहीं, समस्त दल बदल कानून को। वाह, जल्दी बताइए। इसमें आपकी मैं चाहता हूं कि सबका ओपिनियन आए। ठीक है, ये 7वां पैरा था जिसमें दल टूट से संबंधित प्रोविजन, तो इनको जो है असंवैधानिक करार दिया। तो ये था आपका दल बदल से जुड़ा हुआ कार्यक्रम जो अब हो गया है समाप्त। किसी को किसी भी तरीके का डाउट हो तो मुझे जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए ख्याल रखिए आप अपना और अपनों का। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।